अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज हम एमडी कैट बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास जो है वो शुरू कर रहे हैं। टाइम जो है वो ज़्यादा हो चुका है क्योंकि आपको जो है पिछले लेक्चर में बहुत देर से छोड़ा गया था, शायद इंटरनेट का इशू था, तो इसलिए आपको नमाज जो ब्रेक है वो पूरी दी गई है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नमाज पढ़ ली होगी, खाना शाना खा लिए होंगे, लंच कर लिए होंगे। अब आप लोग जो है वो नई एनर्जी के साथ बायोलॉजी जो है वो स्टार्ट करेंगे, लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि लिपिड्स और उसकी क्लासेस के बारे में है। लिपिड्स and its classes. So we will discuss today about all the classes of lipids which are discussed in your syllabus। ठीक है, तो जो बच्चे सलाम कर रहे हैं उन तमाम को वालेकुम अस्सलाम। हाल चाल आप लोगों के सुनाएं कैसे हैं जी। इंशाल्लाह आज हम लिपिड्स को ख़त्म करके ही दम लेंगे, टाइम हमारे पास बहुत है। सो स्टार्टिंग टाइम जो है वो मैटर नहीं करता, असल में मैटर करता है हमारा जज्बा और हमारी नीयत। सो टेस्ट के बारे में इंशाल्लाह परेशान नहीं होना आपने। आज टेस्ट है, बिल्कुल टाइमिंग क्या है टेस्ट की, मुझे ज़रा 8 बजे मैनेजमेंट स्टाफ ने मुझे बताया है जी, टेस्ट का टाइम है जी 8 बजे। तमाम लोग सुन लें, टेस्ट होगा 8 PM पे। इसकी डिस्कशन इंशाल्लाह मैं कल करूँगा टेस्ट की। और टेस्ट का जो सिलेबस होगा दैट विल बी ऑफ यूनिट नंबर 1 दी सेल, जो कि UHS का यूनिट नंबर 1 है। UHS का यूनिट नंबर 1 है दी सेल। इसका आज आपका टेस्ट होगा और ये टुडे है, मतलब आज ही आपका ये टेस्ट है। और आज से आपका टेस्ट सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो नोट कर लें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज की क्या है कि आज आपका टेस्ट होगा। मौरखा तारीख़ क्या है जी, मुझे बताएंगे हमारे असिस्टेंट। आज क्या तारीख है? 8। तो मोरखा 8 जून 8 बजे, 8 जून 7 जून चेक कर लेते हैं यार, 8 जून है कि 7 जून? अरे तो 8 जून ही है। 8 जून 8 बजे आपका टेस्ट होगा शाम को। सो तैयारी कीजिएगा अच्छी तरह। चैप्टर नंबर यानी यूनिट नंबर 1 UHS का, ये याद रखिए UHS का यूनिट 1 है, ये आपकी बुक का यूनिट नहीं है, ये UHS का यूनिट 1 है। और जो टॉपिक उसमें दिए गए हैं वही तैयार करने हैं, उसी में से आपका टेस्ट आएगा। दी सेल कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव टेस्ट होगा। सो अच्छी तरह तैयार करके टेस्ट दीजिएगा, ठीक है जी। तो टेस्ट सेशन आज से आपका स्टार्ट हो गया और आज से आपका MD कैट LMD कैट में कन्वर्ट हो गया, मीन लॉन्ग MD कैट, और जिसमें आपका टेस्ट सेशन जो था वो मैंने आपसे वादा किया था उसका आज आगाज़ हो जाएगा शाम को 8 बजे। सो अच्छी तरह दी सेल की तैयारी कीजिएगा। मैंने 3-4 वर्कशीटें जो आपको दी थी उनमें से नहीं मैंने अब MCQs देने हैं, चेंज कर देने हैं। सो प्रैक्टिस के लिए काम आएंगे आपके। सो आपने अच्छी तरह ठीक जो है वो MCQs देने हैं। MCQs कितने होंगे? कम से कम 40 MCQs होंगे, 40-50 MCQs लाजमी होंगे, ठीक है। हो सकता है उसमें से भी दे दूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम MCQs दूं, ठीक है। 30 अगर ना मुझे मिले तो 30, 40-50 आज के टेस्ट में। देखिए हर चीज़ अनसर्टेन होनी चाहिए, पहले से पता हो तो फिर फ़ायदा क्या, मज़ा होता है ना जब पता ही ना हो क्या होना है क्या नहीं होना। ओके, तो ये कौन पूछ रहा है मार्क्स? हर MCQ का 1 नंबर होगा। लिपिड स्टार्ट करते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक आज का लिपिड्स। लिपिड्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब समझ लें, अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनती है, सो वो हेट्रोजीनियस नहीं होंगे। कार्बोहाइड्रेट शुगर से मिलकर बनते हैं, हेट्रोजीनियस नहीं है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं, वो भी हेट्रोजीनियस नहीं है। ये ना पता नहीं, मतलब इनकी कंपोजिशन ही ऐसी अजीबो-गरीब है, एक चीज़ से तो मिलकर बनते ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो है वो इनमें कॉमन ज़रूर होती है, वो है फैटी एसिड। सो दे आर रिलेटेड टू FA मीन फैटी एसिड। सो ये हेट्रोजीनियस है, मीन इनमें फैटी एसिड्स के अलावा बेतहाशा चीज़ें होती हैं, अल्केन्स, अल्कोहल्स, पता नहीं क्या क्या इनकी जो है ना कंपोजिशन में चीज़ें, नाइट्रोजनस बेसिस शामिल होते हैं, बहुत कुछ इनकी कंपोजिशन में एक्स्ट्रा आ जाता है। सो इसलिए इनको हम जो है ना हेट्रोजीनियस कहते हैं, मीन इनमें कोई दीनी मानी नहीं है। हेट्रो मीन मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बनते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हाइड्रोफोबिक है, मीन ये पानी से नफ़रत करते हैं बहुत ज़्यादा। पानी में ये जो है ना ये डिज़ोल्व नहीं होते, पानी से नफ़रत करते हैं।
इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों को याद होंगी बहुत ज़्यादा। वैक्स इसकी एग्जांपल है, एसाइल ग्लिसरॉल इसकी एग्जांपल हैं, ये सब इसकी जो है ना वो एग्जांपल हैं। तो इसको हम एक MCQ में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। विच इज़ नॉट द क्लास ऑफ लिपिड। तो MCQ के हिसाब से डायरेक्ट देखते हैं ना, ताकि पता चले क्या मसला है जी। तो इसमें आपके पास ए ऑप्शन है जी एसाइल ग्लिसरॉल, आपके पास बी ऑप्शन है स्फिंगोलिपिड्स, सी ऑप्शन है आपके पास, सी ऑप्शन आपको क्या दे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, और डी ऑप्शन है जी आपके पास टर्पीनॉइड्स। हाँ जी, ये MCQ सॉल्व करें और इसका फ़ौरन से जो है वो आप आंसर बता दें। टेस्ट लाइव ही होगा, ठीक है, टेस्ट के बारे में टेंशन न लें, टेस्ट जो है वो आपका मुकम्मल तौर पर लाइव होगा। हाँ जी, तो आपको बहुत सारी क्लासेस के नाम मिलेंगे आपकी बुक में, लेकिन सी ऑप्शन जो है ये आपकी लिपिड्स की क्लास नहीं है। MCQ मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको पता चले हर चीज़ MCQ के हवाले से ही याद करनी है, ठीक है, रटे रुटे नहीं आपने लगाने, हर चीज़ को MCQ के हवाले से याद करना है। फॉस्फोलिपिड की भी इनकी जो है वो क्लास हैं, वैक्सीस भी इनकी क्लास हैं। सो जो बुक में नाम है कम से कम उतने आपको नाम आने चाहिए। ये इनकी क्लासेस हो गई। इम्पोर्टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसके लिए एक MCQ नोट करें यहाँ पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ यहाँ पे है। लिपिड्स स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू नंबर 1 CO bonds, नंबर B CN bonds, नंबर C CH bonds, और नंबर D CMG bonds। इसको भी आपने MCQ के तौर पर याद रखना है, और ये मेरे ख्याल है बहुत ही आसान सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों ने पहले से याद की हुई है कि जो लिपिड्स हैं उनके अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों स्टोर होती है, क्योंकि उनमें CH बॉन्ड्स की जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा होती है। कभी आप लोगों ने ये देखे हैं, ये जो पुराने लोग हैं ये देसी घ्यो खाते होते, देसी घ्यो, मक्खन, दूध, इस तरह करके पंजाबी लोग बोलते हैं, ये लोग इस तरह की चीज़ें खाते थे, इसीलिए इनके अंदर एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये जो देसी घ्यो, दूध और मक्खन और ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये जो लिपिड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। सो इनके अंदर जो है ना वो CH बॉन्ड्स की जो प्रोपोर्शन है बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन जो है वो कम होती है। सो दे स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। और एक और MCQ यहाँ पे याद रखें, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के अंदर हम ऑलमोस्ट 4 कैलोरी पर ग्राम जो है वो एनर्जी स्टोर होती थी, और लिपिड्स के अंदर 9 कैलोरीज पर ग्राम जो है वो एनर्जी स्टोर होती है। सो ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। ये कुछ MCQs हैं जनरल से जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं इनकी क्लासेस पे। बहुत इंपॉर्टेंट इनकी क्लासेस हैं। स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, पहले भी वही सीखते रहे हैं, आज फिर हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। इनको थोड़ा सा यहाँ से अरेज करते हैं ताकि जगह बन जाए थोड़ी सी। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड केयरफुली एंड वेरी अफेक्शनेटली एंड ओबीडियंटली, वरना आपको समझ नहीं आएगी। तो पहले इनकी क्लास को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिनका नाम है एसाइल ग्लिसरॉल। बुक के मुताबिक एक MCQ बनेगा कि इनका और कौन सा नाम है। न्यूट्रल लिपिड्स भी है और इनको हम जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं, बल्कि इनकी एग्जाम्पल में है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल।
ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनाने के लिए कि ना जनरल इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है, वो बच्चों सबको आता है। जो सबको आता है वो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, मुझे करना चाहिए ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनाने का रिएक्शन कैसे होता है जी। तो मैं अब आपके सामने बनाने लगा हूँ, ध्यान से नोट कीजिएगा। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के अंदर हमें वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा। ट्राई मीन 3, एसाइल मीन एसिड और ग्लिसरॉल मीन एक ग्लिसरॉल अल्कोहल है जो। सबसे पहले हम बनाएंगे जी ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है ना ये 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स वाला अल्कोहल है। आपको पता है OH ग्रुप जो होता है ना, OH ग्रुप जो होता है ना ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो ये 3 कार्बन्स वाला अल्कोहल है। 3 कार्बन ड्रॉ कर लिए सबसे पहले, और तीनों पे आप एक एक अल्कोहल शरीफ लगा दें। हाइड्रोक्सिल ग्रुप शरीफ लगा दिया। सबसे पहले आपने ये करना है, आपका जो है ना वो ग्लिसरॉल तैयार हो गया समझें। बाकी आपने वैलेंसी पूरी हाइड्रोजन लगा के कर देनी है। सो यूअर ग्लिसरॉल इज़ रेडी। खा जाए इसको। यूअर ग्लिसरॉल इज़ 3 कार्बन लिखें क्योंकि ये 3 कार्बन वाला अल्कोहल होता है। तीनों के साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप शरीफ लगाए और वैलेंसियाँ पूरी कर दें कार्बन की हाइड्रोजन लगा के। नाउ यूअर ग्लिसरॉल इज़ रेडी। अब आपने क्या करना है, इसके नाम पे देखें 3 एसाइल ग्रुप लगाने हैं। एसाइल कहते हैं एसिड को, और आपको मैंने यहाँ शुरू में बताया कि जो एसिड लिपिड में होते हैं उन एसिड्स को हम फैटी एसिड्स बोलते हैं। अमाइनो एसिड ना लिख देना क्योंकि वो भी तो एसिड होते हैं, ठीक है। एसिड ही होता है जो सा मर्जी हो, लेकिन ये एसिड जो है ना ये फैटी एसिड है जो लिपिड में होगा। सो हम इसके साथ 3 फैटी एसिड बनाएंगे। कार्बन नंबर 1 के साथ पहला, 2 के साथ दूसरा, 3 के साथ तीसरा। 1 के सामने पहला फैटी एसिड जो है वो मैं आपकी बुक वाले ड्रॉ कर रहा हूँ जनरल फार्मूले के साथ, RCOOH। ये फैटी एसिड नंबर 1 है। फैटी एसिड नंबर 2 ड्रॉ करेंगे कार्बन नंबर 2 वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के सामने, आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने। टेढ़ा नहीं करना, मुझे लगता है हल्का फुल्का टेढ़ा हो रहा है। इसको मैं ना ज़रा सीक्वेंस में ले आता हूँ तो खूबसूरत लगे। खूबसूरती बड़ी ज़रूरी है जी बच्चों, खूबसूरत कर देते हैं जी इसको। लो जी ये हो गया खूबसूरत। अब ये इसका टेढ़ापन मैंने ख़त्म कर दिया, अब बिल्कुल आमने सामने आ जाएगा ये। पहले इसको पोलियो हो गया था तो अब हमने इसका पोलियो ठीक कर दिया। अब ये टेढ़ा था, अब सीधा हो गया, इसका पोलियो सीधा हो गया जी। अब मज़ा आएगा हमें बनाने के लिए। चेक करें जी, चेक करो जी। फैटी एसिड नंबर 1, ये फैटी एसिड नंबर 1 है, बल्कि डॉटेड लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबको पता है। फैटी एसिड नंबर 1, 2 और ये 3, इसको हम प्राइम लिख दें, इसको डबल प्राइम लिख दो, सिर्फ बताने के लिए कि 3 अलग अलग फैटी एसिड है। सो आमने सामने इनका घर ले लिया इन्होंने। हर फैटी एसिड ने एक एक कार्बन के सामने अपना घर ले लिया, और अब इन्होंने जो है ना आपको पता है क्या करना है, लेन देन तो करना है ना। जब भी कोई 2 औरतें आमने सामने रहना शुरू करती हैं तो वो लेन देन करती हैं कि नहीं, अब ये लेन देन करेंगे। तो आप सबको पता है इनके सामने पानी निकलने वाली एबिलिटी है, एक H एक OH। यहाँ पे ये कन्फर्म है कि OH अल्कोहल देगा, H एसिड देगा। MCQ में याद रख ले, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। लें जी दूसरा पानी, तीसरा पानी, 3 पानी बना दिए। 3 पानी बनाते ही आप इसको लिख दें जी 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए हैं। बाकी जो बचा उसको मिला दें। पहला मॉलिक्यूल जब पानी का निकल गया तो ऑक्सीजन के ज़रिए इनको मिला दें, ऑक्सीजन के ज़रिए मिला दें। ले लें जी ये मिला दिया। दूसरा पानी का जब मॉलिक्यूल निकाल दिया तो उसको भी ऑक्सीजन के ज़रिए मिला दें। तीसरा मॉलिक्यूल जो है जब पानी का निकल गया तो तीसरे को भी, कार्बन को दूसरे कार्बन के साथ ऑक्सीजन के ज़रिए मिला दें। सो 3 पानी निकाले और 3 ऑक्सीजनों के ज़रिए तीनों कार्बन्स को दूसरे तीनों कार्बन के साथ मिला दिया। ओके, अब इसमें से कितने MCQs बन सकते हैं? बहुत ज़्यादा MCQs बन सकते हैं। इसमें से MCQs ये बन सकता है कि कार्बन नंबर 1 पे कौन अटैच हुआ, बोले पहला फैटी एसिड। कार्बन 2 पे कौन अटैच हुआ, दूसरा फैटी एसिड। कार्बन 3 पे कौन अटैच है, तीसरा फैटी एसिड। इन दोनों को मिलाने के बाद बना क्या है जी, तो बना है आपके पास ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। क्या बना? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बन गया। और ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? इस बॉन्ड का नाम है जी ईस्टर बॉन्ड, जो ऑक्सीजन 2 कार्बन को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है ना लिपिड्स के अंदर, उसका नाम ईस्टर बॉन्ड है। ये एक MCQ इसमें बन गया। और कितने ईस्टर बॉन्ड हैं जी एक ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में? एक और MCQ। अब ये लिखते जाएं या बेशक नोट करते जाएं, ठीक है जी।
कि कितने ईस्टर बॉन्ड है, 1 2 3, 3 ईस्टर बॉन्ड है। ट्राइसैलग्लिसरोल में 3 ईस्टर बॉन्ड है। ये भी एमसीक्यू। तो हमने अब हर चीज़ को किस निगाह से देखना है, जिस तरह हम लोग जो है ना हर चीज़ को एक ही निगाह से देखते हैं। बॉयज समझ गए होंगे। तो यहाँ पर भी हमने हर चीज़ को एमसीक्यू की जो है वो निगाह से देखना है, ताकि हमें कोई मसला ना आए, क्योंकि हमने ऐसे तो नहीं लिखने, हमने एमसीक्यू लिखने हैं। सो इसमें से जितने एमसीक्यूज बनते थे वो मैंने आपको हल्के फुल्के बता दिए। अब हम चलते हैं फैटी एसिड्स की डिटेल की तरफ। फैटी एसिड्स की डिटेल बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है जी। फैटी एसिड्स की डिटेल में कई एमसीक्यूज बनते हैं। वो फैटी एसिड्स बच्चों जो इसाइल ग्लिसरोल बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उनमें सबसे पहला एमसीक्यू बनता है कि उनकी रेंज क्या है। तो रेंज आपकी बुक के मुताबिक C2 से C30 तक है। C2 से C30 तक ये रेंज है। और इसके अंदर जो कार्बन नंबर होंगे वो इवन वाले होंगे, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले, 6 वाले, 8 वाले, 10 वाले। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फैटी एसिड मिलता है, कोई चेन मिलती है फैटी एसिड की क्वालिटी ये है कि उसके एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला फैटी एसिड में ड्रॉ करने लगा हूँ। ध्यान से जो है वो आपने नोट करना है। इसके आखिरी कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH। बाकी जो कार्बन होंगे इनके साथ हाइड्रोजन लगे होंगे, CH3 CH2 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 COOH। जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है ना बच्चों, हमेशा याद रखो उसको कार्बन नंबर 1 करार देना है। ये एमसीक्यूज है आपकी, ध्यान से नोट कर लें। बच्चे यहीं पे ही ना जो पागल होते हैं, सर जी क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है उसका नाम 1, उसके साथ वाली 2, उसके साथ वाली 3 4 5 6। जिस तरह आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबरिंग करते हैं ना, बायो की अपनी नंबरिंग है। सो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन जो है वो 1 होगी, और उसके साथ 2 3 4 5 6 7 जितनी भी हैं, 8 10 12 14, क्योंकि सिर्फ इवन नंबर वाले फैटी एसिड्स जो हैं वो इसाइल ग्लिसरोल बनाने में इन्वॉल्व हैं। अब इसकी टाइप्स कौन सी हैं जी, उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। बचपन में पढ़ी होंगी, लेकिन मैं ज़रा डिफरेंट अंदाज से टाइप्स को एक्सप्लेन करूँगा। पहली टाइप का नाम आपकी खिदमत में अर्ज़ है, सैचुरेटेड। और दूसरी टाइप जो है वो कौन सी थी, पढ़ी तो हुई है लेकिन उसका मतलब क्या वो समझते हैं। अब आपने क्या पढ़ा हुआ है, एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना है कि जी जिस फैटी एसिड में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, सारे ही सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो क्या होते हैं जी, सैचुरेटेड होते हैं। और जिनमें तकरीबन 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं वो क्या हैं जी, अनसैचुरेट। अब मैं आपको सैचुरेट और अनसैचुरेट का एक्चुअल मतलब समझाता हूँ कि इनका मतलब है क्या। ध्यान से नोट कीजिएगा, ध्यान से। मैं आपके सामने एक फैटी एसिड ड्रॉ करता हूँ, आपने बताना ये क्या है। आपने बताना ये कौन सा फैटी एसिड है। हाँ जी बच्चों, अगर किसी को समझ आ रही है ये कौन सा फैटी एसिड है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दे ये मैंने कौन सा एसिड ड्रॉ किया है, इसका क्या नाम है। जल्दी से बच्चों बता दें इसका क्या नाम है। किसी को पता चल रहा है ये कौन सा फैटी एसिड है जिसका मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ किया है। हाँ जी बच्चों, तो इसका नाम, वेरी गुड, इसका नाम है जी एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, CH3COOH, CH3COOH। ये मैंने खोल के लिख दिया है, इसका नाम एसिटिक एसिड है। अब ये सैचुरेटेड क्यों है, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ना, याद रखें डबल बॉन्ड का मतलब कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। अब इसमें मजीद हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन है, ये कहता है मुझे कोई तो ले लो। ये इस कार्बन से रिक्वेस्ट करता है मुझे आप ले सकते हैं, आपके पास गुंजाइश है। कार्बन कहती नहीं, मेरे सारे बॉन्ड पूरे हैं, मेरे सारे बॉन्ड सिंगल है, मैं किसी बॉन्ड को भी तोड़कर आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इस कार्बन को कहती है, ये कहती है मेरे तो साथ ऑक्सीजन लगा, ये तो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, ये बॉन्ड तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जा सकता, ये तोड़ा तो वो एसिड ही नहीं रहेगा। तो इस हाइड्रोजन को कहीं भी गुंजाइश नहीं मिल रही। जब किसी हाइड्रोजन को गुंजाइश नहीं ना मिलती तो उस मॉलिक्यूल को हम सैचुरेटेड मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। और सैचुरेट का लफ्ज़ी मतलब आपको पता है,
जब कोई चीज़ फिल हो जाए, पूरी भरी हुई, गुंजाइश ही नहीं है, बस भर चुकी है, किसी मुसाफिर की मज़ीद गुंजाइश नहीं है। इसी को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अगर मैं आपके सामने ब्यूटारिक एसिड बनाऊं, अब ये ब्यूटारिक एसिड है, सबको पता ना ब्यूटारिक एसिड है। इसके जो सारे कार्बन हैं उनके सिंगल बॉन्ड्स हैं, फंक्शनल ग्रुप को नहीं छेड़ना। सारे बॉन्ड्स के साथ, सारे कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। अब इस H को फिर से कोई गुंजाइश नहीं मिल रही, सो ये भी सैचुरेटेड है। ये भी क्या बच्चों, सैचुरेटेड है, कहीं भी गुंजाइश नहीं है इसके जाने की। अगर बीच में कहीं डबल बॉन्ड हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ दूं, सपोज कर लें यहाँ डबल बॉन्ड बना दूं, अभी भी ये मॉलिक्यूल ठीक है, लेकिन अब हाइड्रोजन अगर रिक्वेस्ट करता है, एक नहीं बल्कि 2 हाइड्रोजन रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपने अंदर जगह दे दें, गुंजाइश दे दें, तो ये वाला बॉन्ड तोड़कर इनको इधर लगाया जा सकता है। अब इनको हम अनसैचुरेटेड का नाम देंगे। अब आपको इसमें से पता चला कि अनसैचुरेशन का मतलब ये है कि गुंजाइश है, मज़ीद हाइड्रोजन लग सकते हैं, डबल बॉन्ड्स को तोड़कर हाइड्रोजन लगाए जा सकते हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो आप कैसे तोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड को तो मज़ीद तोड़कर नहीं ना गुंजाइश बन सकती। सो डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर नए हाइड्रोजन लगाए जा सकते हैं, नए हाइड्रोजन जो हैं वो लगाए जा सकते हैं, इसलिए हम उनको अनसैचुरेटेड का नाम देते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है। ओके, तो आपकी बुक में जो एग्जांपल बनी हुई है उनमें पाल्मिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, एस्टिक एसिड, ये तीनों सैचुरेटेड हैं। और ओलिक एसिड जो है इसकी कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान, कार्बन 9 और कार्बन 10 नीचे ही नंबरिंग है बल्कि ऊपर की हुई है, आप ऊपर कर लें, कार्बन 9 और कार्बन 10 के दरमियान डबल बॉन्ड है ओलिक एसिड के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है जो आपने कभी भी नहीं भूलना। ओलिक एसिड, इसको हाईलाइट कर लें ऐसे करके कि देयर इज अ डबल बॉन्ड इन ओलिक एसिड बिटवीन कार्बन 9 एंड कार्बन 10। चलें जी, अब आपको अनसैचुरेट और सैचुरेट के हवाले से कुछ मज़ीद डिटेल्स बताई गई थी बचपन में, उनको मैं नहीं छेड़ रहा। कि अनसैचुरेट आमतौर पर लिक्विड हो सकते हैं, जो लिपिड्स होंगे जिनमें फैटी एसिड अनसैचुरेट हैं, और जिन लिपिड्स में फैटी एसिड सैचुरेटेड हैं वो आमतौर पर रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं और वो एनिमल्स में होते हैं। और जो लिपिड्स हैं ये वाटर से हल्के होते हैं, 0.8 इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, और इनकी क्रिस्टलाइजेशन आमतौर पर नहीं होती, सम टाइम हो भी सकती है। सो ये चीज़ें जो हैं ये कॉमन सी आपकी बुक में लिखी हुई हैं। मेन चीज़ ये थी कि आपको बताना एक्चुअल में सैचुरेट और अनसैचुरेट का मतलब ये है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में मज़ीद हाइड्रोजन्स लेने की गुंजाइश नहीं होती क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं, और अनसैचुरेटेड में बच्चों मज़ीद हाइड्रोजन्स ऐड होने की गुंजाइश होती है क्योंकि डबल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स को तोड़कर हम हाइड्रोजन वहाँ पे लगा सकते हैं। सो आपने वही बात ही याद रखनी है, जो कॉन्सेप्ट दिया वो सिर्फ समझने के लिए है कि अगर डबल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड है और अगर सिंगल बॉन्ड हो तो, और ये बात फैटी एसिड्स के बारे में हम कर रहे हैं। ओके, अब फैटी एसिड्स की सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट्स के MCQs आपकी बुक के मुताबिक बनते हैं। वो बहुत आसान है, जितनी चेन फैटी एसिड की लंबी होती चली जाएगी उतनी उनकी सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट्स में इजाफा होता चला जाएगा। बुक में एग्जांपल है, वो MCQs के तौर पर याद कर लें। ब्यूटारिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ -8 MCQs के लिए, और पाल्मिटिक एसिड का जो दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट वो 63.1 है। मीन पाल्मिटिक एसिड की जो चेन है वो 16 कार्बन वाली है, 16 कार्बन जितनी लंबी चेन है। तो जितनी चेन लंबी होती चली जाएगी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और सॉल्युबिलिटी पानी में नहीं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं। अच्छा जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पाल्मिटिक एसिड क्यों ज़्यादा सोल्यूबल है बता दी, उसकी चेन लंबी है। उसकी चेन क्या है, लंबी है, ज़्यादा जो है वो बॉन्डिंग डेवलप होती है, फिर वो केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, उस तरफ हम नहीं जाएंगे। सो MCQs बनेगा सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट्स डिपेंड अपॉन, तो सिंपली याद रखें नंबर ऑफ कार्बन्स इन चेन या लेंथ ऑफ कार्बन चेन। जितनी कार्बन चेन ज़्यादा है उतना मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। ये काम का MCQs था, जो MCQs था वो याद रखें। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी
देखिए हर चीज़ को ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, जो जितनी भारी है उसको ग्रेविटी जल्दी खींचती है। तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1 है तो लिपिड्स की 0.8 है। मीन वाटर नीचे होता है, अगर मैं इस बीकर में वाटर डालूं और ऑयल भी डाल दूं, लिपिड भी डाल दूं, तो पानी नीचे आ जाएगा और ऑयल ऊपर आएगा, क्योंकि ऑयल को ग्रेविटी उतना नहीं खींचती जितना पानी को खींचती है। ठीक है, ये 1 और ये 0.8, ये इसका मतलब है स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब उसको नीचे की तरफ ज़्यादा खींच रही है ग्रेविटी, तो पानी को ज़्यादा खींच देंगे। पानी भारी है और ऑयल कम भारी है या लिपिड्स कम भारी हैं। ठीक है जी। और जब भी आप देखें, कभी आप लोगों ने नान चने खाए हैं, नान चने की जो तरी होती है ना, वो चनों के ऊपर तैर रही होती है, और जो पानी वाला शोरबा होता है वो नीचे होता है। पानी डाल के ही सालन पकता है ना, पानी नीचे वाले शोरबे में, और तरी कहाँ आ जाती है? ऊपर। कभी नोट कर ले, वो तरी इसलिए ऊपर आती है क्योंकि वो ऑयल होता है, और ऑयल जो है वो 0.8 स्पेसिफिक ग्रेविटी रखता है। चलें जी। व्हाट इज़ मोनो अनसैचुरेटेड? जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा, मेरा ख्याल है वो मोनो अनसैचुरेटेड होगा। ठीक है जी। हाँ, ये बुक से बाहर वाली बातें पूछते हैं मुझे टेस्ट करने के लिए। चलो कोई नहीं, पूछ लो, मर्जी थोड़ी। हाँ जी, तो नान चने खा के सुबह चेक कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको तरी जो है वो ऊपर ही मिलेगी। ठीक है। बल्कि कुछ तो पता क्या करते हैं, मैं भी करता हूँ कभी कभी, जब नए नए नान चने लेके आते हैं ना, उसमें तरी डली हुई होती है, वो मिक्स हो जाए ना, अच्छी नहीं लगती। फिर तरी निकाल के साइड पे रखते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी तरी डाल करना जो है ना, वो काफ़ी देर तक उसका मज़ा जो है ना वो आता रहता है। तरी का जो बाज़ार से नान चने मिलते हैं ना, उनके चनों में तरी का बड़ा टेस्ट होता है। तो देखिएगा तरी ऊपर ही तैर रही होती है, और ऊपर तैरते हुए खूबसूरत भी लगती है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो आपको क्लास समझानी है वो है वैक्सीज की। इसमें एमसीक्यूज़ याद कर लें। हर चीज़ को किसकी निगाह से देखेंगे? एमसीक्यूज़ की निगाह से। वैक्सीज के अंदर जो एमसीक्यूज़ हैं, एक तो यह है कि वैक्सीज बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस हैं, बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस हैं। इतने हेट्रोजीनियस हैं, इसमें एक नहीं कई तरह की चीज़ें मौजूद हैं जो आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर याद रखनी है। मैं आपके सामने एमसीक्यू लिखता हूँ वैक्सीज में से, जो आपने बेशक बुक से देख के बता दें। विच इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ वैक्सीज। तो इस एमसीक्यूज़ में इसकी कंपोजिशन हम समझ लेंगे, A, B, C और D। चलिए आंसर बताएं। सर आज आपका मूड अच्छा है बेटे, मेरा तो रोज़ ही मूड अच्छा होता है। हाँ जी, आंसर बताएं जी। विच इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ वैक्सीज? जल्दी से आंसर बताएं, हरी अप। हर किसी को नान चने की निगाह से देखेंगे जी, आपकी मर्जी है। ठीक है। अच्छा जी, मेरी तबीयत जो है ना वो 3 दिन से ख़राब है। आप दुआ करें अल्लाह ताला जल्द जो है ना, लेकिन मैं फ़ील नहीं होने देता आमतौर पर, क्योंकि मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि अगर थोड़ी सी चीज़ें ख़राब है, मसलन अगर किसी का गला ख़राब है, तो बाकी जो हज़ारों पार्ट्स हैं मेरे, वो तो ठीक काम कर रहे हैं ना। एक गला नहीं ठीक काम करे तो क्या हुआ? अगर सर में दर्द है तो सर के अलावा बाकी कितने हज़ारों पार्ट्स अल्लाह ने दिए हैं, वो तो सारे ठीक काम करें। तो इसलिए मैं फ़ील नहीं होने देता। हाँ जी, तो विच इज़ नॉट दी कंपोनेंट ऑफ वैक्सीज? जल्दी से इसका जवाब दें। क्या जवाब होगा जी? A, B, C या D? चलें, अब आप लोग जो है वो अपने कमेंट्स ना करें, मेरी बात मानेंगे। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, हरी अप, आंसर मी। विच इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ वैक्सीज? A, B, C और D? जवाब देने में लगता है देर कर दी है। अच्छा, ऑप्शंस ही नहीं दी। वो मैं भी कहूँ ऑप्शन क्यों नहीं दी। चलें ऑप्शंस आप लिख लें वैक्सीज की। सबसे पहले आप लिखें अल्केन्स, लॉन्ग चेन वाले अल्केन्स, लॉन्ग चेन अल्केन्स। और आपके साथ सेकंड ऑप्शन इसमें लिख लें अल्कोहल्स, अल्कोहल्स लिख लें। थर्ड आप लिख लें कीटोन्स, और फोर्थ वन आप जो है वो ले लें अमाइनो एसिड्स। हाँ जी, अब बताएं कौन वैक्सीज में प्रेजेंट नहीं होता है? ठीक है, ऑप्शन लिख दिए, क्यों आप गुस्सा कर रहे हैं? ऑप्शन लिख दिए हैं।
रिलैक्स। विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ वैक्सीज? तो जल्दी से आप इसका आंसर दे दें। वेरी गुड, डी ऑप्शन, क्योंकि लॉन्ग चेन अल्केन भी होते हैं, इसके अलावा ईस्टर्स भी होते हैं इसके अंदर, और वो भी फैटी एसिड्स के बने हुए ईस्टर्स होते हैं, जो आपकी बुक के मुताबिक लिखा हुआ है। फैटी एसिड्स जो कि लॉन्ग चेन्स के होंगे वो भी प्रेजेंट है। अल्केन्स में ऑड नंबर है, सी कार्बन का जो नंबर है वो भी आपने एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना है, जो आपकी बुक में C25 से C35 तक है। तो ये सारे एमसीक्यूज हैं। क्या नहीं है? अमाइनो एसिड्स नहीं है। तो यहाँ से एमसीक्यूज क्लियर। और इसकी इंपॉर्टेंस बच्चों को पता है। जो वैक्सीज होते हैं वो लीव्स के ऊपर, स्टेम्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर होते हैं, इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में हैं, और ये वाटर प्रूफ होते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। ये सारे इसके फंक्शंस हैं। ये भी एमसीक्यूज के तौर पर ही आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अब समझाने लगा हूँ, जिसको समझकर इंशाल्लाह मज़ा आएगा, नहीं मज़ा आएगा तो पैसे वापस। फॉस्फोलिपिड्स, ध्यान से फोकस कीजिएगा, कमेंट्स में ध्यान ना दीजिएगा। आपको आज फॉस्फोलिपिड बनाने का तरीका सिखाते हैं, और उस तरीका सिखाने का मकसद एमसीक्यू सॉल्व करवाना ही होता है। फॉस्फोलिपिड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड। अब ये क्या बुलाया जी, फॉस्फेटिडिक एसिड, उसको बाद में समझते हैं, लेकिन पहले ये समझ लें कि फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ जब कोई नाइट्रोजनस बेस आके अटैच होती है तो वो कन्वर्ट कर देती है उसको फॉस्फोलिपिड के अंदर। करके देखते हैं अभी। ये लिख लें फॉस्फेटिडिक एसिड, ये ना इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें ताकि आपको याद रहे और कभी भी ना भूले। फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस इज इक्वल टू फॉस्फोलिपिड। अगर आपने इस तरह इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया, मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये कभी भूलेगा जल्दी। अल्कोहल भी वैक्स में प्रेजेंट होते हैं जी, बिल्कुल। अल्कोहल वैक्स ही नहीं होते, अल्कोहल वैक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इक्वेशन लिखे तमाम लोग नोट कर लें, इसमें से भी एमसीक्यूज बन जाएगा। इसमें से मैं आपको अब एमसीक्यूज बना के जो है वो दिखाता हूँ। फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस इज इक्वल टू फॉस्फोलिपिड। अगर नाइट्रोजनस बेस यहाँ ऐड हो रही है, इधर जाके ये माइनस हो जाएगी, तो क्या बनेगा? फॉस्फेटिडिक एसिड बनाने के लिए हम फॉस्फोलिपिड में से एन बेस माइनस कर देंगे। अब आएंगे ये क्या हो रहा है? यही तो एमडी कैट में होता है। ए क्वेश्चन दैट वाई टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड इज बेंट। अभी आना है बेटे, अभी इतनी काली नहीं, ब्रेक पे पैर रखें, ठीक है? सारा कुछ समझाएंगे आपको। वो जो टेल टेढ़ी है ना, वो पूछल टेढ़ी क्यों बताते हैं। फिलहाल आप ये समझे, मैं इस लाइन में से आपके एमसीक्यूज निकलवाता हूँ जो एमडी कैट में आते हैं। अब ये एक एसिड है, फॉस्फेटिडिक एसिड एक एसिड का नाम है। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं कि ये क्या है, इसकी भी मैं आपको कंपोजिशन बताऊंगा कि ये बनता कैसे है। फिलहाल इसमें से आप एमसीक्यू नोट करें। फॉस्फेटिडिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस जब मिलती है तो क्या बनता है? फॉस्फोलिपिड। और अगर आपने फॉस्फोलिपिड से फॉस्फेटिडिक एसिड बनाना है तो नाइट्रोजनस बेस को यहाँ ला के माइनस कर देंगे। समझ आ गई? इस तरह एमसीक्यूज बनेगा। इसका मतलब ये है कि फॉस्फोलिपिड माइनस नाइट्रोजनस बेस इज इक्वल टू फॉस्फेटिडिक एसिड। लिख देता हूँ ये भी, फॉस्फेटिडिक, ये एक एसिड है, सिंपल। अब इस एसिड में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉस्फेटिडिक एसिड इज इक्वल टू फॉस्फोलिपिड माइनस यानी उसमें से नाइट्रोजनस बेस निकालनी पड़ेगी, तो आपके पास फॉस्फेटिडिक एसिड आ जाएगा। ओके, लिख लें। इक्वेशंस हैं छोटी छोटी, यही तो एमडी कैट का कमाल है, किस तरह से आपको जो है ना वो घुमाएंगे। हालांकि बुक में ये लाइन लिखी हुई है कि फॉस्फेटिडिक एसिड का डेरिवेटिव फॉस्फोलिपिड है जब उसमें नाइट्रोजनस बेस को जो है ना वो हिस्सा बनाया जाता है, लेकिन मैंने उसको एक जनरल फॉर्म दे दी जो कि बहुत ही आसान चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉस्फेटिडिक एसिड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें उसी को समझ आएगा जिसको फोकस होगा, जिसका फोकस नहीं होगा उसको समझ नहीं आना। मैं फॉस्फेटिडिक ड्रॉ करने लगा हूँ, अब आपको सही समझ आना शुरू हो जाएगी। फॉस्फेटिडिक जो होते हैं ना मेरे बेटे,
वो ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड से मिलकर बनता है और एक फॉस्फोरिक एसिड। मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने ड्रॉ करने लगा हूँ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल अभी ड्रॉ किया था, 3 कार्बन पे मुश्तमिल होता है, 3 कार्बन पे मुश्तमिल होता है कौन? ग्लिसरॉल। कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन नंबर 3, 3 कार्बन होते हैं। और इन तीनों के साथ आपको पता है ना क्या लगा हुआ होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन लगा के पूरी करें। जिस साइड पे मर्जी लगा दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके साथ पास एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। सो फॉस्फोटिडिक एसिड का जो पहला कंपोनेंट है ना बच्चों, वो ग्लिसरॉल है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका पहला कंपोनेंट कौन होता है? ग्लिसरॉल, जो मैंने ड्रॉ कर लिया। दूसरा कंपोनेंट इसके होते हैं 2 फैटी एसिड्स, 2 फैटी एसिड। एक फैटी एसिड कार्बन नंबर 1 के साथ लगा हुआ होता है। कार्बन नंबर 1 के साथ फैटी एसिड मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उल्टी साइड से, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये मैंने इसके सामने एक बना दिया, और लेकिन HO लिख दें तो आपको ज़्यादा आसानी से। RCOOH फैटी एसिड नंबर 1। एक आपके सामने फैटी एसिड नंबर 2 ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, सारा स्ट्रक्चर आपको अभी समझा दूंगा। कार्बन 1 के सामने फैटी एसिड नंबर 1 लगाया है, और कार्बन 2 के सामने फैटी एसिड नंबर 2 लगा दिया है। 2 फैटी एसिड है, एक ये फैटी एसिड है और एक ये फैटी एसिड है। देखते चले जाएं बस और बनाते चले जाएं। ग्लिसरॉल पहले ही ड्रॉ करना सिखा दिया था, मैं आपको फॉस्फेटिडिक एसिड ड्राइव करना सिखा रहा हूँ। कार्बन 1 के सामने जो फैटी एसिड है वो सिंपली इसके साथ अटैच हो जाएगा बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। अटैच कर दिया मैंने। फैटी एसिड नंबर 2 भी इसके साथ इसी तरह अटैच हो जाएगा बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। अब पीछे बचा कार्बन नंबर 3। इस कार्बन नंबर 3 के साथ बच्चों अटैच होता है एक अदद फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फेटिडिक एसिड का जो तीसरा कंपोनेंट है ना बच्चों, वो कौन है? फॉस्फोरिक एसिड। कॉम्प्लेक्स हो रहा है लेकिन क्या करें, ड्रॉ तो करना है ना। अब इसको समझने के लिए मैं इनका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना वो चेंज कर रहा हूँ। सिर्फ हेड टेल का स्ट्रक्चर साथ ही आपको समझा देंगे, जान के चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। फॉस्फोरिक एसिड मैं इस तरफ ड्रॉ करूँगा। फॉस्फोरिक एसिड आपको पता ना क्या होता है? चेक करें ज़रा। फॉस्फोरिक एसिड ड्रॉ करने के लिए मैं आपको पहले फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला जो है वो यहाँ लिख देता हूँ। H3PO4, H3PO4। इसमें डबल बॉन्ड O होता है और बाकी तीनों जगह सिंगल बॉन्ड OH लगा हुआ होता है। ठीक है जी, ये आपने सबसे पहले ड्रॉ कर लिया। ये फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4। आपने कार्बन नंबर 3 के सामने फॉस्फोरिक एसिड ड्रॉ किया है। इसको समझने के लिए आपने MCQs कौन सा याद करने हैं जो MD कैट में आएंगे कि फॉस्फेटिडिक एसिड में कार्बन 1 के साथ कौन लगा हुआ है? फैटी एसिड। कार्बन 2 के साथ भी कौन लगा हुआ है? फैटी एसिड। कार्बन 3 के साथ कौन लगा हुआ है? फॉस्फोरिक एसिड। ये MCQ समझाने के लिए मैं आपका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं आपको पहले बुक वाला बनवा देता हूँ, फिर मैं जो है आपको अपना वाला स्ट्रक्चर बनवाऊँगा। तो कार्बन नंबर 3 के साथ मैं दोबारा से उसी तरह ही OH दोबारा वहीं कर रहा हूँ। मैं अपना प्लान चेंज कर रहा हूँ। फॉस्फोरिक एसिड इसी के सामने ड्रॉ करते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बाद में मैं अपने वाले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँगा। पहले बुक वाला ड्रॉ कर लें। बुक वाला ड्रॉ कर लें। क्या ये फॉस्फोरिक एसिड है? H3PO4, यह फॉस्फोरिक एसिड है। कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फोरिक एसिड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे और निकाल देंगे। यह अब आपके पास तैयार है बच्चों फॉस्फेटिडिक एसिड। इसको ध्यान से देख लें, इसमें कौन कौन लगा हुआ है, कौन कौन नहीं लगा हुआ। अगर जो
ये वाला हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले तो इसके ऊपर माइनस चार्ज भी आ सकता है जो आपकी बुक में बना हुआ होगा, लेकिन उसको अभी हम फिलहाल नहीं बना रहे, ठीक है, डबल बॉन्ड ही रख रहे हैं। फॉस्फेटिडिक एसिड आपका तैयार है। इसमें देखें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट इसका आपके पास आया ग्लिसरॉल, फिर दो आपके पास आए फैटी एसिड, और फिर तीसरा कंपोनेंट आपके पास आया फॉस्फोरिक एसिड। पहले फॉस्फेटिडिक एसिड आप जो है वो तैयार कर लें, जल्दी से बच्चों, फॉस्फेटिडिक एसिड तैयार कर लें। मुझे पता है ये मुश्किल ज़रूर है, इसलिए मैं आपका एक मरतबा फिर से इसमें से, क्योंकि एमसीक्यूज आ जाते हैं इसलिए मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। एक दफ़ा फिर से बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आपने फॉस्फेटिडिक बनाना, अभी मैंने फॉस्फोलिपिड भी नहीं बनाया, अभी फॉस्फेटिडिक बनाया। तो फॉस्फेटिडिक बनाने के लिए मैंने क्या ड्रॉ करना है, ग्लिसरॉल लें जी, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप तीनों के साथ लगाया, बोलें लगाया, बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन लगा के पूरी कर दी। सबसे पहले आपने ग्लिसरॉल, ये आपका ग्लिसरॉल रेडी। अब आपने ध्यान से देखना है, ग्लिसरॉल रेडी। कार्बन नंबर 1 के साथ फैटी एसिड नंबर 1 लगाएं, उल्टा लिखेंगे ना क्योंकि आप इस तरफ है, RC डबल बॉन्ड OH, पहला फैटी एसिड। दो लगाने हैं तो दूसरे कार्बन पे दूसरा लगेगा, RC डबल बॉन्ड O और OH, और तीसरे कार्बन पे क्या लगेगा एमसीक्यूज में, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड तैयार है जी, फॉस्फोरिक एसिड। तीनों कार्बन के सामने एक चीज लगा दी। इसमें और इसाइल ग्लिसरॉल में कंपैरिजन करें, इसमें और इसाइल ग्लिसरॉल में कंपैरिजन करो बच्चों। इसाइल ग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन के साथ कौन लगा हुआ था, फैटी एसिड, और फॉस्फेटिडिक एसिड में पहले दो कार्बन के साथ फैटी एसिड लगते हैं और तीसरे के साथ फॉस्फोरिक एसिड लगता है। तो लगाते हैं, पानी निकालते जाते हैं और लगाते जाते हैं। लगा दिया, दूसरा फैटी एसिड भी लगा दिया, और तीसरे कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड लगा दिया। आपके पास तैयार है, पेश है फॉस्फेटिडिक एसिड, पेश खिदमत है फॉस्फेटिडिक एसिड। इसके तीनों कंपोनेंट्स पूरे हैं, ग्लिसरॉल पूरा, दो फैटी एसिड पूरे, और तीसरा फॉस्फोरिक एसिड पूरा। H3PO4 को भी हमने लगा दिया थर्ड कार्बन पे। ओके, तो तैयार है फॉस्फेटिडिक एसिड, ठीक है जी। सर फिर बॉन्ड नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा फॉस्फोडाइस्टर, कोई फॉस्फोडाइस्टर नहीं है, एक एक ईस्टर बॉन्ड है सबका, एक एक ईस्टर बॉन्ड सबका है। डाइस्टर बनेगा वो बाद में देखेंगे, वो तो DNA में बनता है जाके, वो मैंने आपको सिखाना है। फिलहाल आप ये देख लें, ये आपके पास सब तैयार हो गया। अब मैं इसके साथ मज़ीद जो है वो चेंजिंग करूँगा, लेकिन वो चेंजिंग तब करूँगा जब जो है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई है। इज़ दिस अ फॉस्फेटिडिक एसिड बच्चों, ये फॉस्फेटिडिक एसिड है। अब फॉस्फेटिडिक एसिड को फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड के साथ नाइट्रोजनस बेस आके अटैच होगी। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन सी हो सकती है, नोट कर लें। आपकी बुक में 3 नाम लिखे हुए हैं, कोलिन का लिखा हुआ है, सीरीन का लिखा हुआ है, और एथनॉल अमाइन का लिखा हुआ है। एथनॉल अमाइन, जिस तरह एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन होती है, ठीक है, और इसी तरह कोलिन, सीरीन, एथनॉल अमाइन भी होती हैं जो फॉस्फोलिपिड में मौजूद होती हैं। सो मैं इनमें से चूज़ करता हूँ कोलिन को। कोलिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला याद करवाते हैं जी आपको। सबसे पहले कोलिन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला याद करना है आपने, वो कैसे याद करेंगे, आप याद करेंगे जी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके साथ CH2, फिर से CH2, फिर N, और N के साथ 3 CH3 लगेंगे, N के साथ 3 CH3 लगेंगे। नाइट्रोजन आमतौर पर 3 बॉन्ड बनाती है, जब ये 4 बॉन्ड बनाएगी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बना है ये लिख लें, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोलिन। बुक में शायद आपको समझना है, ये स्ट्रक्चर है कोलिन का, आसान सा है। OH CH2 CH2 N 3 दफ़ा CH3। बुक ने होल थ्राइस कर दिया तो वो भी ठीक है, लेकिन मैंने खोल के लिखा ताकि आपको याद हो जाए। ओके, ये आप कोलिन का फार्मूला नोट कर लें, याद करना पड़ेगा। एक्चुअल में कोलिन कैसी होती है? एक्चुअल में कोलिन ऐसी नहीं होती। एक्चुअल में जिस तरह मैंने फैटी एसिड पुट्ठे किए हैं, बेस भी पुट्ठी की हुई है। एक्चुअल में ये ऐसी होती है, CH3N ऊपर CH3 नीचे CH3 CH3, इधर बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 4 एक बॉन्ड एक्स्ट्रा होने की वजह से, और इसके साथ आपका लगेगा CH2, फिर CH2 और एंड पे आपका क्या लगेगा OH। ये एक्चुअल जो है ना वो आपका कोलिन का स्ट्रक्चर है। इसको जब हम पुट्ठा करेंगे तो OH के सामने लाने के लिए वो वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कोलिन फॉर योर ओन कन्वीनियंस। हाँ जी बच्चों, गेम ऑन है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लें जी, अब मैं एक अदद नाइट्रोजनस बेस जिस आंटी का नाम कोलिन है, इस आंटी को मैं इन अंकल के साथ रिएक्शन करवाना चाहता हूँ, तो मैं OH को OH के सामने ले आया हूँ। अब बाकी कहानी आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल के ऑक्सीजन के ज़रिए इनको मिला देंगे। अब आपके पास तैयार हो गया फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस बेस इज इक्वल टू फॉस्फोलिपिड। ये जो आपको इतना खुला करके स्ट्रक्चर समझाया गया, एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर ऐसा है जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है ना मेरे बच्चों, ये अब आपको पता चल गया। एनी कन्फ्यूजन फ्रॉम दिस? फॉस्फोलिपिड तैयार करने के बाद हम देखेंगे कि इसका हेड और टेल वाला स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अगर मैं ग्लिसरॉल को थोड़ा सा उल्टा कर दूं इस तरह से, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, ठीक है, मैं हेड टू टेल वाला स्ट्रक्चर आपको बना के सिखाने लगा हूँ। ये ग्लिसरॉल है, ये वाला जो ग्लिसरॉल था ना वो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। कार्बन 1 के साथ एक फैटी एसिड ड्रॉ होगा, कार्बन 2 के साथ दूसरा फैटी एसिड ड्रॉ होगा, कार्बन 3 के साथ फॉस्फोरिक एसिड ड्रॉ होगा, और फॉस्फोरिक एसिड के साथ यहाँ पे लगेगी नाइट्रोजनस बेस। इसको बनाएं। अब आप जब आप इसको बनाएंगे ना तो आपका ये हेड और ये जो है ना आपका टेल स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस इज द हेड एंड दिस इज द टेल। जल्दी से ये देख लें, ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन मैंने हॉरिजॉन्टल रुख में ड्रॉ किए हैं। 1 के साथ फैटी एसिड सीधा, 2 के साथ फैटी एसिड सीधा, और 3 के साथ चूँकि फॉस्फोरिक एसिड था उसको मैंने ऊपर ड्रॉ किया क्योंकि ये हेड रीजन में आ जाता है, और उसके साथ ही एक अदद नाइट्रोजनस बेस मैंने ड्रॉ कर दिया है, और ये एक पूरा हेड रीजन बन जाता है। इसीलिए हमने बचपन में कहा कि फॉस्फोलिपिड के हेड रीजन के अंदर फॉस्फेट की वजह से हाइड्रोफिलिक बन जाता है, हाइड्रोफिलिक, और टेल जो है ये फैटी एसिड्स की वजह से हाइड्रोफोबिक बन जाती हैं। ठीक है, यानी इसको उठा के मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है जी, ऐसे कर दिया। एक्चुअल हेड टू टेल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसको दोबारा देखने हैं क्योंकि ये बात आमतौर पर बच्चों को समझ नहीं आती। हेड टू टेल किस तरह बनेगा जी, दोबारा देखें लास्ट टाइम, और आप फोकस के साथ देखिएगा ध्यान से। डब्बा डायग्राम बना रहा हूं मैं, ग्लिसरॉल ड्रॉ करेंगे, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, हॉरिजॉन्टल ग्लिसरॉल, मैंने ग्लिसरॉल को लिटा दिया। लेटे हुए ग्लिसरॉल की एक टांग
फैटी एसिड नंबर 1 फैटी एसिड। कार्बन नंबर 2 के साथ एक और टांग लगाएं फैटी एसिड की, फैटी एसिड नंबर 2, फैटी एसिड नंबर 2। कार्बन नंबर 3 के साथ आप लगाएं फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप के साथ आप लगाएंगे नाइट्रोजनस बेस, जो कि मैंने वहाँ पे लगा के दिखाई है। अब इस तरह से आपके पास ये जो एरिया है ये इस मॉलिक्यूल का हेड रीजन है, और ये वाला जो रीजन है जिसकी 2 टांगें बनी हुई हैं ये रीजन जो है ये टेल रीजन है। इस तरह आपका जो है हेड टू टेल मॉलिक्यूल क्लियर हो जाता है। यानी इसी को मैंने लिटा दिया। जब लिटाते हैं तो ये हेड टू टेल मॉलिक्यूल अपीयर होता है, जिसमें हेड हाइड्रोफिलिक और टेल हाइड्रोफोबिक। टेल हाइड्रोफोबिक क्यों है? फैटी एसिड की वजह से। इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, कई एमसीक्यूज इसमें क्लियर। बोल रहे हैं टेल हाइड्रोफोबिक क्यों है? फैटी एसिड की वजह से। हेड हाइड्रोफिलिक क्यों है? फॉस्फेट की वजह से। हेड टू टेल क्लियर हो गया जी बच्चों। अब आखिरी बात ये है कि जब हम इसको थोड़ा सा छोटा करके ड्रॉ करते हैं तो इस तरह हेड बना देते हैं और ये टेल हो जाती है। टेल समटाइम हम कर देते हैं टेढ़ी। ये टेढ़ी टेल क्यों होती है? यहाँ पे बेंट इसलिए करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर फैटी एसिड अनसैचुरेटेड हो तो जिस जगह डबल बॉन्ड आएगा वहां से हम इसको टेढ़ा कर देंगे। C3 का बॉन्ड ऊपर वैसे ऊपर ही होता है ना, मैंने आपको आसान करके सिखाया। ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको समझ आनी चाहिए कि एक्चुअल में हेड का मतलब क्या है। हमने बचपन ही पढ़ा ना, हेड के अंदर फॉस्फेट है और टेल के अंदर जो है वो फैटी एसिड है, तो इसलिए आपको जो है वो मैंने क्लियर कर दिया। और ये बैंड इसलिए होता है समटाइम वहाँ पे डबल बॉन्ड होता है अनसैचुरेटेड। ये 2 फैटी एसिड की टांगे हैं ना, एक फैटी एसिड यहाँ पे सैचुरेटेड है विदाउट डबल बॉन्ड और दूसरा अनसैचुरेटेड है ड्यू टू डबल बॉन्ड। उसको हमने जाहिर करने के लिए टेढ़ा कर दिया, बैंड कर दिया। C3 का बॉन्ड ऊपर ले जाएंगे तो हेड क्रिएट होगा ना, ऊपर नहीं ले जाएंगे तो हेड कैसे बनाएंगे? सो हेड बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये C3 का था फॉस्फेट और N बेस था, मैंने इसको उठा के ऊपर कर दिया और फैटी एसिड इस तरफ ले गया हूँ ताकि आपकी टेल बन जाए। 3 डायमेंशनली इस तरह से होता है। ये तो 2 डायमेंशनल बनाया ना, ये 2D है। 2D को जब 3D में लेके जाएंगे तो इस तरह से आपके सामने ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये टेल बैंड क्योंकि ये मैंने लिख दिया एमसीक्यू में, याद रखें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड किस में होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। आखिरी टॉपिक आपका बच गया टर्पिनॉइड्स का। टर्पिनॉइड्स में एमसीक्यूज आइसोप्रीनॉइड का होता है। टर्पिनॉइड्स जो हैं ये भी लिपिड्स की लास्ट क्लास है और इसमें एक ही एमसीक्यूज आता है आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स का, जिनसे मिलकर टर्पिनॉइड की मुख्तलिफ क्लासें बनती हैं। जो रबड़ है, स्टीरॉइड्स हैं, स्टीरोल्स हैं, वो सब के सब टर्पीन्स हैं, वो सब के सब आइसोप्रीनॉइड यूनिट से मिलकर बनती हैं। तो इसमें एक ही एमसीक्यू आइसोप्रीनॉइड का जो आपने याद रखना है। मेरा ख्याल है काफ़ी डीपली जाके आपको फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर समझाया। इंशाल्लाह उम्मीद है याद कर लिया होगा आपने, ड्रॉ भी कर लिया होगा। इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। कल पूरा प्रोटीन डिस्कस करेंगे। प्रोटीन को पहले से पढ़ के आइएगा, फिर ही आपको मज़ीद समझ आएगी, क्योंकि क्वेश्चन होंगे ना आपके दिमाग में, ये कैसे बना वो कैसे बना। तो इंशाल्लाह अब आपके सामने जो टेस्ट सॉल्व शो हुआ है, टेस्ट शो हुआ उसको सॉल्व करें। सॉल्व तो नहीं हुआ, सॉल्व आपने करना है, तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लें, ठीक है। और इसके मैं भी आंसर आपको बता दूंगा, बल्कि इनको हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। जिनका टेस्ट शो नहीं है वो रिफ़्रेश करके स्टार्ट टेस्ट करें। और याद रखें कोलिन की जगह सीरीन भी लग सकती है, एथनोलमाइन भी लग सकती है। जब कोलिन लगती है तो इसका नाम लेसिथिन बन जाता है। इस फॉस्फोलिपिड का नाम क्या है जी? लेसिथिन। और इसको फॉस्फेटिडाइल कोलिन का नाम भी देते हैं, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस कोलिन इज इक्वल टू फॉस्फेटिडाइल कोलिन।